नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और कमलनाथ ने अयोध्या राम मंदिर का स्वागत किया है, लेकिन इसी पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने कमलनाथ पर तंज कसा है और कहा है, जालिम दिल की जुबां बात अब जुबां पर आ ही गई। 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, कार्यक्रम होगा, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, नींव रखी जाएगी, जिसके लिए चांदी की ईंटें तैयार की गई हैं। लोग अलग अलग जगहों से मिट्टी जो है, पवित्र मिट्टी भेज रहे हैं और वहीं ऐसे में अब जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कमलनाथ के ट्वीट पर वार किया है और कहा है कि दिल की बात जुबां पर आ ही गई। आपको बता दें कि 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सारी तैयारियां की जा रही हैं। जो एक लंबा इंतजार था लोगों का वो खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी पर है। 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस भूमि पूजन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसी को लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और ट्वीट कर राम मंदिर का स्वागत किया, लेकिन उस पर अब राजनीति गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि कमलनाथ के ट्वीट पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील मालवीय संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील मालवीय, राम मंदिर का जहां तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है, वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कमलनाथ के ट्वीट पर वार कर रहे हैं। जी देखिए, यहाँ एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि राम मंदिर का भव्य स्वागत या राम मंदिर बनना चाहिए। कमलनाथ जी ने, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक दिन पहले वीडियो जारी करते हुए और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं राम मंदिर का भव्य स्वागत करता हूं और ऐसे में राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन जो ये ओवैसी ने जो तंज कसा है, ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जी सुनील मालवीय, लेकिन ऐसे में जहां पूरा देश इंतजार कर रहा था कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन ऐसे वक्त में लगातार राजनीति जो है वो भी जारी की जा रही है। जी देखिए कि राजनीतिक सियासत घमासान तो मध्य प्रदेश में भी फिलहाल जारी है और पूरे जो ये ओवैसी जैसे लोग जो राम मंदिर के जो वो कटाक्ष कर रहे हैं, कमलनाथ के जो ट्वीट पर कटाक्ष किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो आप देख सकते हैं, जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पूरा देश लगातार सारे देश के नागरिक चाह रहे हैं कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन या राजनीतिक दल की जो सियासी घमासान जारी है, उसको लेकर एक देखने वाला यहाँ विषय होगा। जी, और वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि चंदा भी मांग लेना चाहिए कार्यालय खोलकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ लगातार तंज कसे जा रहे हैं कि कार्यालय खोलकर चंदा मांग लेना, ये कई सारे वाक्य निकल कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक जो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जी सुनील मालवीय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। इस पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। ओवैसी ने कमलनाथ के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है, जालिम दिल की बात जुबां पर आ ही गई। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि आपको कार्यालय खोलकर मंदिर के लिए चंदा भी मांग लेना चाहिए। दरअसल कमलनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें वो कहते हैं, मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को
इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। ऐसे में कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर डाले गए इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए ओवैसी लिखते हैं, जालिम दिल की बात जुबां पर आ ही गई, आपको यही नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि देश के हर कांग्रेस दफ्तर को राम मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी का दान करना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि यूपी के बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लापता वकील का शव बरामद किया गया है। धारदार हथियार से वार किया गया था कई बार और हत्या का शव को पुलिस चौकी के पीछे गाड़ा गया। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले में शव की पहचान मिटाने के लिए आग लगाई गई थी। 25 जुलाई से वकील लापता था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 25 जुलाई से लापता एक वकील की भी आखिरी हत्या हो गई है। पुलिस ने लापता वकील का शव बरामद कर लिया है। कोतवाली खुर्जा क्षेत्र से लापता वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या इतनी खौफनाक तरीके से की गई कि इसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। आपको बता दें कि 31 तारीख की देर रात करीब 12 बजे बुलंदशहर के खुर्जा इलाके के पौष एरिया कबाड़ी बाजार में शव बरामद हुआ। पुलिस चौकी के ठीक पीछे एक मार्बल टाइल्स के गोदाम में सूचना पर पुलिस ने तलाशी शुरू की तो लापता अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी का शव खुदाई के दौरान 6 फीट गहरे टैंक में मिला। ज्यादा जानकारी के लिए संजीव भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव भटनागर, लगातार जो मामले हैं यूपी से अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इतनी बर्बरता से हत्या की जा रही है। आपको बताते हैं कि अधिवक्ता थे और लगभग 8 दिन से लापता थे अधिवक्ता। इन पर इनका जो कागज था, इनका पैसे के लेन देन के चक्कर में इनकी हत्या की गई थी। इनका ब्याज का काम था और जब पुलिस ने गहन पूछताछ की तो इनका 1 हफ्ते 8 दिन बाद इनके जो मृत शरीर है वो फैक्ट्री में बरामद किया गया और 8 फुट गहरे गड्ढे में बरामद किया गया है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इतने मामले सामने आ रहे हैं, यहाँ की प्रशासन कर क्या रहा है? आपको बता दें कि बुलंदशहर प्रशासन अभी 3 दिन पहले एक सिपाही से मोटरसाइकिल की लूट हुई है। रोज हत्याएं हो रही है। पुलिस प्रशासन लाख दावे कर रहा है लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। जी संजीव भटनागर, बड़ा सवाल ये उठता है, अगर प्रशासन इस तरीके से मूक बना देखता रहा तो आखिर जनता किस पर विश्वास करे? वो सुरक्षित कैसे महसूस करेगी खुद को? देखिए, लाख दावे कर रही है, सरकार भी दावे कर रही है, कानून व्यवस्था कायम करने के पुलिस भी कर रही है, लेकिन कहीं भी इसका दूर दूर तक कहीं भी कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा उठा दिखाई देता है। संजीव, आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है? फिलहाल हत्या आरोपियों जिन पर आरोप लगे हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच की जा रही है। क्या और भी इसमें आरोपी पाए गए हैं? नहीं, जो भी हत्या आरोपी है गिरफ्तारी कर ली गई है। संजीव भटनागर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 25 जुलाई से लापता एक वकील की भी आखिरकार हत्या हो गई है। पुलिस ने लापता वकील का शव बरामद कर लिया है। कोतवाली खुर्जा क्षेत्र से लापता वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या इतनी खौफनाक तरीके से की गई कि इसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। 31 तारीख की देर रात करीब 12 बजे बुलंदशहर के खुर्जा इलाके के पौष एरिया कबाड़ी बाजार में शव बरामद हुआ। पुलिस चौकी के ठीक पीछे एक मार्बल टाइल्स के गोदाम में सूचना पर पुलिस ने तलाशी शुरू की तो लापता अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी का शव खुदाई के दौरान 6 फीट गहरे टैंक में मिला। अधिवक्ता पर धारदार हथियार से वार किए गए थे और
उनके शव की पहचान मिटाने के लिए आग लगा दी गई थी। वकील की हत्या कर पुलिस चौकी के पीछे ही गाड़ दिया गया था और बुलंदशहर पुलिस पिछले 8 दिनों से खेतों और जंगलों में ड्रोन उड़ाकर वकील की तलाश करती रही। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी में फैलता जा रहा है जंगल राज, क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है। पता नहीं कब तक सरकार सोती रहेगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से योगी सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया गया है। लगातार यूपी में बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है, पता नहीं कब तक सरकार सोती रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुनीत मोहन, लगातार यूपी में वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी लगातार योगी सरकार पर तंज कस रही है और जंगल राज कहा जा रहा है। देखिए सलोनी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, सीधे तौर पर क्राइम की बड़ी वारदातें हो रही हैं और कोरोना वायरस लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही लगभग 500 केसेस कल मिले हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश के हर जिले में बढ़ रहा है। उसको लेकर के कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने तंज कसा है। ट्विटर पर ट्वीट किया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता जा रहा है, क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है। बुलंदशहर में धर्मेंद्र चौधरी का 8 दिन पहले अपहरण हुआ था, कल उनकी लाश मिली है। अपहरण की वारदातें काफी बढ़ गई हैं। कानपुर, गोरखपुर, उसके बाद अब बुलंदशहर, लगातार जो भी ये कानून व्यवस्था में ढिलाई बढ़ती जा रही है और जिस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं तंज कसा है और हर घटना में कानून व्यवस्था की सुस्ती और जंगल राज के लक्षण है। पता नहीं सरकार कब जागेगी। कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में जो प्रियंका गांधी है वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है और सीधे तौर पर सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर कानून व्यवस्था कंट्रोल से बाहर कैसे होती जा रही है। और दूसरी तरफ कोरोना रोकने के बड़े बड़े वादे थे, कोरोना केसेस कम करने के बहुत से वादे थे, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बेड की समस्याएं भी हैं। लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस को फोन करते थे एम्बुलेंस नहीं आती, तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है। जी पुनीत मोहन, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर जनता की बात की जाए तो वो खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करे? क्योंकि अगर बुलंदशहर के केस की बात करें तो ठीक चौकी के पीछे ही वकील का शव दफनाया गया, पहचान मिटाने के लिए उसे जलाया गया। देखिए सलोनी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था में ढिलाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो कानपुर का संजीत अपहरण कांड हो, गोरखपुर का कांड हो, हालांकि गोरखपुर में बच्चे की बरामदगी हो गई थी लेकिन पुलिस की एक्टिव पुलिस हुई और तत्काल 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसको ढूंढने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं बच्चा सकुशल बरामद हुआ। लेकिन बुलंदशहर, उसके बाद कानपुर का ही एक लड़का काफी दिनों से गायब है, गाजियाबाद का एक व्यापारी काफी दिनों से गायब है। लगातार अपहरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, फिरौती के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता भी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है और जो विपक्ष है वो लगातार सरकार से सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सरकार का वादा था सीधे तौर पर जब सरकार बनी थी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो भी अपराधी हैं वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग जाए, नहीं तो वो या तो जेल में होंगे या पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। तो आखिर जब सभी उत्तर प्रदेश से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं तो ये लोग कौन है जो ऐसी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? और लगातार हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसी बड़ी वारदातें हो जाती है जिससे कानून व्यवस्था की गली खुल जाती है। जी आखिर क्या वजह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है? देखिए सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है और बड़े स्तर पर कार्रवाई करी जाती है। बड़े स्तर पर कार्रवाई करने के बाद या तो ट्रांसफर किया जाता है अधिकारियों का और निम्न स्तर पर केवल, जैसे हमने संजीत यादव कांड में देखा कि जो वहाँ SHO थे उनको निलंबित किया गया और सीधे तौर पर सस्पेंशन एक प्रक्रिया है।
सस्पेंड कर दिया फिर बहाल हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होगी निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक, और एक रिफॉर्म की जरूरत है। जिन जिलों में अपराध ज्यादा स्तर से बढ़ रहे हैं तो वहां पर सीधे तौर पर एसपी से लेकर के और निचले स्तर तक कार्रवाई करनी है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, संजीत यादव कांड में भी हमने कहा था कि वर्षों से जो थाने पे जमा है, दीवान और बाबू एक ही थाने पर है, उनका ट्रांसफर होना चाहिए और जिले से कम 200 किलोमीटर दूर होना चाहिए, ताकि अपराधी और पुलिस की जो सांठ-गांठ है ये खत्म हो और कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और दूसरी बात, मुखबिर तंत्र को अब एक्टिव करना होगा, क्योंकि अपराधियों ने भी अपना पैटर्न बदला है, वापस मुखबिर तंत्र पे चल रहे हैं। विकरू गांव के कांड में हमने देखा कि किस तरीके से विकास दुबे अपने मुखबिर तंत्र पर चलता रहा। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म की जरूरत है और मुखबिर तंत्र को एक्टिव करने की जरूरत है। अब हर उस पहलू से सोचना होगा जिस पहलू से क्रिमिनल सोचता है। जी पुनीत, अगर विकास दुबे की ही बात की जाए तो ना जाने कितने विकास दुबे अभी भी घूम रहे हैं, जो ये आपराधिक घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। ऐसे में कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? अगर मान लो ट्रांसफर कर भी दिया, क्या वहां पर और अपराधी नहीं पनपेंगे? क्या वो उनके साथ शामिल नहीं होंगे? देखिए, सीधे तौर पर अपराधियों की सरपरस्ती और राजनीतिक जो उनके ऊपर संरक्षण रहता है, नेताओं का हाथ रहता है, ये कहीं ना कहीं उनको पनपने में मदद करता है। और जो पुलिस से सांठगांठ रहती है वो उनको पनपने में मदद करती है। संजीत यादव कांड में हमने देखा कि किस तरीके से जो इंस्पेक्टर थे उनकी लापरवाही सामने आई। विकास दुबे कांड में हमने देखा कि पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं। गोरखपुर में जब ये बच्चे का कांड हुआ, कई पुलिस वाले निलंबित हुए हैं। कानून व्यवस्था में ढिलाई बरती जा रही है, हेलमेट का चालान किया जा रहा है, कार का चालान किया जा रहा है, लेकिन असल मुद्दों से पुलिस भटक गई है। क्रिमिनल को पकड़ने से क्रिमिनल में अब डर नहीं रह गया है। क्रिमिनलों को, जो बड़े क्रिमिनल हैं, उन पर हाथ डालने से, उनको पकड़ने से पुलिस कतराती है। जब बड़े अफसरों से शिकायत होती है तब जाकर के कार्रवाई होती है। सीधे तौर पर पुलिस राजनेता का अपराधियों से जो सांठगांठ है ये जब तक दूर नहीं होंगे, एक विकास दुबे मरा है लेकिन ऐसे तमाम विकास दुबे उत्तर प्रदेश में है जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि जिनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है और अपराधी है वो, उनके ऊपर कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दूसरे जो क्रिमिनल है उनके लिए मैसेज हो एक, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हो सके। जी, अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो इतनी सुस्त क्यों पड़ी है कानून व्यवस्था यूपी में? देखिए, सीधे तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई है, कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई है, और सीधे तौर पर जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने क्राइम करने का तरीका बदला है, क्योंकि अपहरण की वारदातें उत्तर प्रदेश में काफी समय बाद हो रही हैं। हालांकि पहले इस तरीके के अपहरण की वारदातें वर्षों पहले होती थी। तो सीधे तौर पर अब एक रिफॉर्म की जरूरत है, एक नई सोच की जरूरत है, और हर उस पहलू को पकड़ना होगा जिस पर क्रिमिनल काम कर रहे हैं। मुखबिर तंत्र को एक्टिव करना होगा और जो भी लापरवाह है और भ्रष्ट पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड करना होगा। सस्पेंड करने के साथ उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करनी होगी। एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर पुलिस का अपराधियों के साथ गठजोड़ होगा, सांठगांठ होगी, तो कहीं ना कहीं अगर कोई मामला होता है तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तभी जाकर के कहीं ना कहीं इसमें सुधार किया जा सकता है। जी पुनीत मोहन, वहीं अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात की जाए तो विपक्ष लगातार कोरोना वायरस के मामलों को लेकर भी निशाना साध रहा है। ऐसे में क्या तैयारियां की गई है जिससे कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ने से भी रोके जा सके, क्योंकि लगातार विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार के वादे थे कि कोरोना वायरस का लगातार रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, टीम 11 के साथ रोजाना बैठक होती है, लेकिन अगर हम बात उत्तर प्रदेश की राजधानी की ही करें तो यहाँ पर 20 डॉक्टर ऐसे हैं जो कोरोना योद्धा हैं और वो पॉजिटिव हुए और कल उनको दिन भर बेड के लिए भटकते रहना पड़ा। उनको हॉस्टल में शिफ्ट किया जा रहा था। जब वहां के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध किया तब जाकर के उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। मेडिकल कॉलेज की एक घटना है, जब डॉक्टरों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरीके की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग की है। पूर्व सीएमओ जो यहाँ के थे उन्होंने पूरी तरीके से स्वास्थ्य तंत्र को ध्वस्त कर दिया था। जो भी वादे उन्होंने सरकार के लोगों से किए और जो भी कागजी कार्रवाई करी, जो भी सरकार को कागज पे दिखाया कि हमने इतने बेडों की व्यवस्था कर रखी है, इतने अस्पताल बनाए हैं, लेकिन ये सब सिर्फ दावे कागज पर ही साबित हुए हैं। सीधे तौर पर अगर लखनऊ में कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो बेड पाने के लिए अस्पताल में उसे लंबे स्तर तक सोर्स लगाना पड़ता है और सोर्स लगाने के बाद भी उसे बेड नहीं नसीब होता है। सीधे तौर पर जो सचिवालय के अधिकारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आई नहीं, वो अपनी गाड़ियों से गए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इस तरीके के जो ये कार्य हो रहे हैं, सीधे तौर पर साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं
स्वास्थ्य विभाग खासा लापरवाह है और मुख्यमंत्री को एक खाचा खींचकर दिखाया जा रहा है, केवल कागज पर दिखाया जा रहा है कि हमने इतने बेडों की व्यवस्था करी, इस तरह की प्रक्रिया है, लेकिन साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई साफ नजर आ रही है, जिससे केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी पुनीत मोहन, वहीं आज की बात की जाए तो आज ईद है, ईद का तो त्योहार हर कोई मना रहा है, तो ऐसे में आप ग्राउंड पर हैं, तो ग्राउंड पर क्या कानून व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, सीधे तौर पर आज बकरीद का त्योहार है। ऐसे में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने लोगों से अपील करी थी कि कुर्बानी के बाद अपने ही घरों में रहें, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, और लगातार लोग फॉलो भी कर रहे हैं। चहल पहल पहले के तरीके नहीं दिख रही है, क्योंकि ईद में भी नहीं दिखी, और जो भी त्योहार रहे, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे वो मुस्लिम के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लगातार जो अपीलें करी गई हैं धर्म गुरुओं के द्वारा उसका लोगों ने पालन किया है। और सीधे तौर पर अब त्योहार ही है, क्योंकि कुछ दिन बाद रक्षाबंधन है, उसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, और सीधे तौर पर कहीं भी लोगों की भीड़ एकत्र नहीं होने दी जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऐसा प्रशासन प्रयास कर रहा है। मास्क को लेकर के जो लापरवाही बढ़ती जा रही थी उसको लेकर के थोड़ी सी लखनऊ पुलिस एक्टिव हुई है और मास्क पे लगातार चालान काटे जा रहे हैं। हालांकि आज त्योहार है और सीधे तौर पर प्रशासन अलर्ट पे, मूड पे है, और कहीं ना कहीं अगर 4 से 5 लोग खड़े होकर के बातें करते हैं या ग्रुप बना करके बातें करते हैं तो उनसे निवेदन किया जाता है कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि शुक्रवार रात से और सोमवार सुबह तक लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील मुस्लिम धर्मगुरु भी कर चुके हैं। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। वहीं कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में झारखंड में सीएम आवास तक कोरोना पहुंच चुका है। हेमंत सोरेन की पत्नी का पर्सनल ड्राइवर पॉजिटिव पाया गया है। सीएमओ के एक निजी सचिव भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। झारखंड में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस से हाहाकार है, वहीं देश में भी लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई नेता इसमें आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में झारखंड में भी तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड के सीएम आवास तक कोरोना पहुंच गया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की पत्नी का पर्सनल ड्राइवर पॉजिटिव पाया गया है। सीएमओ के एक निजी सचिव भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। झारखंड में तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि एमपी की बात करें तो एमपी में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में झारखंड में सीएम आवास पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। सीएम की पत्नी का ड्राइवर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लगातार जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है प्रशासन की। आपको बता दें कि सीएमओ के एक निजी सचिव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां पर सीएम आवास तक कोरोना पहुंच चुका है। हेमंत सोरेन की पत्नी का पर्सनल ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया है। सीएमओ के एक निजी सचिव में भी कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। झारखंड में सीएम आवास तक कोरोना ने दस्तक दे दी है। हेमंत सोरेन की पत्नी का पर्सनल ड्राइवर पॉजिटिव पाया है। सीएमओ के एक निजी सचिव में भी कोरोना संक्रमित वो पाए गए हैं। झारखंड में लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन ब दिन 50,000 के करीब या 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक चिंता का विषय केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन के लिए बना हुआ है।
बता दें कि देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 57,117 नए केस सामने आए हैं और 764 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि देश में 16,95,288 संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। अब तक 36,511 की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। जिस तरीके से लगातार रफ्तार जो है बढ़ती जा रही है कोरोना वायरस की, ऐसे में केंद्र सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। 764 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है और वहीं अब जो ये संख्या है संक्रमितों की वो 16,95,000 के आंकड़े को पार कर गई है और 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में अब भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। रफ्तार तेज होती जा रही है कोरोना वायरस के मामलों की। ऐसे में सबसे जरूरी है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, उनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।